हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इग्नोपीडिया बाय अमरीश भारती यूट्यूब चैनल में। आज मैं BHIC 132 के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह वीडियो पूरे यूट्यूब इंडिया के कम्युनिटी पे कोई नहीं बनाया होगा। मैं जो आज बना रहा हूँ, यह वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, 8 साल का क्वेश्चन पेपर को मैं एनालाइज करके आप सभी के लिए मैं BHIC 132 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ऐसा वीडियो रखने जा रहा हूँ जिससे यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क की है इस वीडियो के पीछे, तकरीबन 7 दिन मैं लगा रहा हूँ कुछ समय निकाल कर, और मैं आपको इस बात का पूरा तसल्ली देना चाहता हूँ, पूरा इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि भले ही आपको 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ना पड़े मेरे साथ, लेकिन आप सभी का हिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर आ सकता है, बशर्ते कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और मेरा जो नोट्स दिया हुआ है टेलीग्राम पे, उस नोट्स को भी पूरा अच्छी तरीके से पढ़ें और साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ये तीनों अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो आप 90 प्लस स्कोर BHIC 132 के वीडियो पे कर सकते हैं। मैं आप सभी के साथ ही डिटेल एनालिसिस भी शेयर करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे कोई आंसर को लिखते हैं। तो आइए आप सभी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जिससे कि आप पढ़ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मेरे वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। पहले तो स्ट्रैटेजी, मैंने 8 साल का एनालिसिस करके यह जीस्ट निकाला है कि गुप्ता अंपायर, ये जो गुप्त डायनेस्टी है, इससे 60%, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 60 मार्क्स इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, दिसंबर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है गुप्त अंपायर से। देन यू हैव दिसंबर 2021 गुप्त अंपायर, गुप्तास जून 2022, दिसंबर 2022 फिर समुद्रगुप्त, देन अगेन समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त 2, फिर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, फिर गुप्ता रूल, फिर से गुप्तास। अब आप देख रहे हो, और ये सारा प्रथम क्वेश्चन है। ट्रेंड एनालिसिस कर पा रहे हो आप, ठीक है। This lecture is divided into few parts, which all the parts to score 90%. Be honest with your work. अब देखिए, यह आप देख ली। अभी मैं स्ट्रेट आपको लेके जाना चाहता हूँ मेरे दूसरे पार्ट में, दूसरे इसमें। अब आपको मैं यह दिखाऊंगा कि ये देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम गुप्ता पीरियड। 2020 में एक क्वेश्चन आपको दिखाया मैं, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 40 मार्क्स बन गए। फिर 2021 में देखिए, दिसंबर, एक लगातार 3 प्रश्न। आप समझ पा रहे हो, एक प्रश्न तो नंबर 1 का है और दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, 1, 2 और 3। इसका यह मतलब है कि यह 60 मार्क्स यहाँ से हो गए और जो आगे दिसंबर 21 में दिया हुआ है उससे 20 मार्क्स, तो 80 मार्क्स हो गए। आपको 100 लाने में क्या ही चाहिए। तो अगर आप एक टॉपिक इत्मीनान से बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे आइए, वही बोला मैं, थोड़ा धीरज रखिएगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ गुप्त डायनेस्टी के बारे में मैं अच्छे से समझा पाऊँ। जून 2022 में देखिए ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 1, 2, 3 और सर्वप्रथम 1 था 4। तो 4 से आपको समझ में आ गया। यहाँ से 60 और ये 10 प्रश्न, 10 मार्क्स का प्रश्न है, 70 मार्क्स आपको यहाँ से कॉमन आ गए। फिर देखिए दिसंबर 2022 में यहाँ से, ठीक है, देखिए दिसंबर 22 गुप्त डायनेस्टी, पोस्ट गुप्त डायनेस्टी, हर्षा एज अ बेंचमार्क इन पोस्ट गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। फिर जून 2023, देख रहे हैं कितना प्रश्न रिपीट हुआ है 23 में, 1, 2 और 3 और सर्वप्रथम में 1 था, 4 प्रश्न। आपको टॉप करने के लिए 5 प्रश्न सही करने हैं। अब देखिए दिसंबर 2023 में देखिए कितने प्रश्न, 1, 2, 3 और 4। अब आप बताइए, है ना। फिर आइए, फिर आते हैं जून 2024 के प्रश्न में। आपका जून 25 में एग्जाम है, 1, 2 और 3 दिख रहा है ना, ये वाला, थ्रो लाइट, लैंड ग्रेड्स एंड डिस्कस द ग्रोथ, और सर्वप्रथम 1 था। तो 4 प्रश्न टॉप करने के लिए कितना सही चाहिए, 5 में से 4 तो गुप्त सही आ रहा है। एनालिसिस है, वही ना कह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा एनालिसिस करके आपको नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और काफ़ी विनम्र होकर ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे वीडियो बनाया था व्यूज़ के मकसद से, कि मेरे को व्यूज़ चाहिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ पढ़ाने के मकसद से, ठीक है, कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो तीसरा, एनालिसिस, सोशल स्ट्रक्चर एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द पोस्ट गुप्त पीरियड। फिर ए देखिए, राइज ऑफ हर्षा, फिर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। नाउ सी, दिख रहा है कि 1, 2, 3 और सर्वप्रथम 1, 4 प्रश्न, है ना। तो यही चीज़, और बहुत अच्छे से
है ना। यहाँ पे सारे प्रश्न लिखा हुआ है, फिर ट्रेंड है, ट्रेंड का चार्ट है, मैं ऐसे कवर किया हूँ। देखिए जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर एंड वुमेन पोस्ट गुप्त पीरियड, दिसंबर 2020, 21 और 24 के में सेम रिपीट किया है। तो ऐसे करके कितना सुंदर एनालिसिस है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए फिर चार्ट है, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आंसर किया गया। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आप तो देख ही लिए होंगे। आगे हम स्टोरी को समझते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी है क्या, और इंडिया में ये कब शुरू हुआ, कैसे बिगिनिंग हुआ इसका, ठीक है। बिगिनर, फाउंडर, कौन इसका फाउंड किए थे? श्रीगुप्त। हमें ऐसे पढ़ने देखने को मिलता है कि गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त ने फाउंड किया था, ठीक है, 240 से 280 सेंचुरी। ना उसी डायनेस्टी का क्या नाम था? गुप्त डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या नाम था? गुप्त डायनेस्टी। उसे वैश्य या क्षत्रिय भी कहते हैं। उसका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र। क्या था कैपिटल? पाटलिपुत्र। ना उसी पीरियड 320 सेंचुरी से 550। देखिए, और इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम समझेंगे। फॉर इट्स कल्चरल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। मैं अब थोड़ा आपको इन डेप्थ इसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, हमें कोई भी आंसर गुप्त डायनेस्टी के बारे में लिखना है तो हमको यह चीज़ मेंशन करना है कि गुप्त डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त एंड द कैपिटल वाज पाटलिपुत्र and in the period of 320 century to 550 century. It was also known as the golden age of India. Why? For its cultural, scientific and economic prosperity. अच्छा, क्यों कहा जाता है? मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। यह जो आर्यभट्ट थे, है ना, तो आर्यभट्ट ने किस चीज़ का खोज की थी? आप सभी कमेंट सेक्शन में जनाइए। तो ये किस पीरियड में हुए थे, कब हुए थे आर्यभट्ट? गुप्त डायनेस्टी, है ना। पूरा वर्ल्ड को जिन्होंने समझाया, एस्ट्रोनॉमिकल उस सेंस में भी ले सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेशंस के भी सेंस में ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि साइंटिफिक तौर पे हम लोग काफ़ी बुलंदियों को छू लिए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसलिए क्योंकि उस टाइम ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा हमारा दूसरे जो ये था उससे भी बहुत अच्छा ताल्लुकात थे, चलते थे, ठीक है। जिस कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़िया से चलता है वो उसका तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही। आप अपने देश में अगर बिजनेस करते हैं तो अपने देश के पैसा देश में ही रहता है। विदेश में करते हैं तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से कुछ वहाँ जाता है, वहाँ से कुछ यहाँ आता है, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी बोल्ड हो जाता है। आइए, समय दीजिएगा मेरे को, ठीक है, समय लगेगा, लेकिन आपको जो मैं समझाऊंगा अगर आप ईच एंड एवरी लाइन अच्छे से समझ जाते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोई भी आंसर में आपको यह वाला जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी सक्सेशन हायरकी एंड इम्पॉर्टेंट रूलर्स। हायरकी का मतलब होता है कि लेवल बाय लेवल। ये फैमिली ट्री जैसे आप देखते हो ना, कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यू हैव मैनेजिंग डायरेक्टर, देन यू हैव CEO, CTO, CFO, ऐसे करके फिर आते हैं, तो काफ़ी कैटेगरीज डिवाइड हो जाते हैं, सीनियर मैनेजर, ऐसे करते करते, तो वो एक हायरकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। पीरियड याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जैसे भी काफ़ी लोग होंगे जिनको डेट वगैरह याद नहीं रहता है। तो श्रीगुप्त फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी का, जिन्होंने लैंड ग्रांट्स इशू किए थे, ठीक है। उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है, लैंड ग्रांट्स। जैसे कि आपको मैं और डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लैंड ग्रांट्स क्या कि ब्राह्मण्स को काफ़ी ज़्यादा लैंड दान में देना, ठीक है, क्योंकि उनका तो एक ही काम था ना कि नॉलेज को आगे बढ़ाना, ठीक है। देन घटोत्कच जो था ना वो श्रीगुप्त का बेटे तो था, ठीक है, लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट किंग नहीं बन पाया। प्रोमिनेंट मतलब कि उतना बढ़िया राजा मतलब कि राजा बढ़िया कैसे बनता है? जब वो प्रजा के लिए सोचे, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, जब वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे, समझ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव चंद्रगुप्त वन। असली राजा चंद्रगुप्त वन थे, ये आप माने कीजिए, मेन राजा थे, दैट वाज चंद्रगुप्त वन। क्यों ऐसा कहा जाता है? और इसीलिए उनको वो टाइटल भी मिला है, महाराजाधिराजा, ठीक है। और लिच्छवी जी जो प्रिंसेस है उनसे शादी भी हुआ था, ब्याह भी हुआ था उनसे। फिर यहाँ से वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मैंने फिर कहा राजा श्रेष्ठ कब बनता है? जब वो अपने प्रजा के बारे में सोचे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए और साथ ही साथ टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करे। तो लिच्छवी जी से ब्याह करने के बाद उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी या जो राज्य उनके वाइफ के एंड से बनती है तो वो भी तो उनका अंश हो गया ना, वहाँ पे तो कोई उनका विवाद नहीं कर सकता है ना।
समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं नाउ से समुद्रगुप्त। देखिए आगे वो चलता था, पता है, दिस इज नॉट गुड बट दिस वाज द ओनली वे टू हैव द टेरिटरी। ठीक है, ये राजाओं का बात है यार। नाउ से चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त भी बहुत अच्छे राजा हुए। क्यों बहुत अच्छे राजा क्यों हुए? अब देखिए, एक काफ़ी सार्कास्टिक चीज़ कह लीजिए या हास्यवाद चीज़ कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, नेपोलियन का जन्म समुद्रगुप्त के जन्म से हजारों साल बाद हुआ। मानते हैं इस बात को? नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है विंसेंट स्मिथ के द्वारा? क्यों कहा जाता है? आप सोच के देखिए, नेपोलियन ने क्या ऐसा किया था। आप सर्च कीजिएगा ज़रूर, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दिया हूँगा, उनके बारे में बता भी दिया हूँगा क्यों। समुद्रगुप्त भी एकदम बहुत अच्छा अपना शासन प्रशासन में उनका ये रहा। कहते हैं ना, कोई कोई व्यक्ति कुछ ऐसा छाप छोड़ के जाते हैं एक शहर में कि उनके जाने के बाद भी उनका जो कार्य है उनसे उनको जाना जाता है ना। तो जैसे बापू तो चले गए, लेकिन बापू का जो टीचिंग्स है वो रह गए। बोस चले गए, बोस की जो टीचिंग्स है वो रह गए। यही चीज़ आगे बढ़ते हैं ना। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। याद रखिएगा जी, सर्वप्रथम क्या था? श्रीगुप्त। फिर कौन है? घटोत्कच। फिर कौन है? चंद्रगुप्त वन। फिर कौन है जिनको महाराजा धी राजा भी कहते हैं? चंद्रगुप्त वन को महाराजा धी राजा भी कहते हैं। देन यू हैव समुद्रगुप्त टू, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय विंसेंट स्मिथ, वी स्मिथ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, देन यू हैव चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, कन्क्वेर्ड वेस्टर्न क्षत्रपस। वेस्टर्न क्षत्रपस मतलब कि जो गुजरात वाला साइड से है ना। एक्सपैंडेड ट्रेड, देख रहे हैं हर राजा का जो है एक ना एक इनपुट्स है। ठीक है ना, ये वेस्टर्न के साइड को टेरिटोरियल एक्सपैंड की, अपने ट्रेड। जब गुजरात ले लिया ये, तो गुजरात का जो अंश है, यहाँ एक आपको पिक्चर दिख रहा है, गुजरात का जो पोर्ट्स है उनको ये मिल गया। ठीक है ना, उसी पैट्रियन ऑफ कालिदास। और वो समय में, ठीक है, फाहीन कहकर एक चाइनीज पिलग्रिमेज मतलब कि जो अपनी जगह नहीं ठहरते, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं और नॉलेज का विकसित करते हैं। और आपको पता है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें इन सभी के पुस्तक से ही मिला है। इंडिया का कोई ग्रंथ या इंडिया का कोई प्रूफ नहीं था जिससे हमको इसके बारे में पता चला, क्योंकि विश्वविद्यालय सब जला दिए गए ना। ये नालंदा, तक्षशिला, ये सब तो अटैक हुए, फिर ये सब जला दिए गए। और काफ़ी सैडेंट चीज़ है, आप अगर नालंदा के बारे में पढ़ोगे, है ना, नालंदा के लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ोगे, और पूरे विश्व अपना विश्व पटल पर अपना भारत का नाम इतना ऊंचा था। पीपल यूज्ड टू कम इन इंडिया टू स्टडी। नाउ वी आर एमिंग फॉर स्टैनफोर्ड, वी आर एमिंग फॉर बिग बिजनेस स्कूल्स, MIT एंड ऑल। अभी तो खैर IITs का बहुत अच्छा नाम है। देन ऑल्सो द फैक्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट इज बिकॉज इंडिया हैज़ चीप लेबर्स मतलब इंडिया का पे स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो है। यहाँ जो लोग 10, 20, 25, 30 में काम करते हैं, इफ दे गो फॉरेन दे विल अर्न नियरली 1 to 2 lakhs per month, है ना। तो यहाँ का पे स्टेटस कम है। तो आगे इंडिया वॉज द माइलस्टोन जहाँ वर्ल्ड आना चाहते थे। यहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम होता था। आज के डेट में जो IIT JEE होता है, फिर एडवांस होता है, ठीक है, फिर साइट वाइट देखिए आप MIT जाते हो, यहाँ पे भी होते थे। यहाँ का जो द्वारपाल है ना, वो आपसे इंटरव्यू लेते थे। जैसे अगर आपको नालंदा जाना है तो प्रवेश करने के लिए इंटरव्यू होता था, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में वर्बली आपसे पूछ लिया जाता था और फिर आपको अंदर लेके आ जाता था। ठीक है, नौसी। तो चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछता भी है कि फाहीन उसके दौर पे आए थे। ठीक है, ना यू हैव कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, वो फाउंड किए थे, और काफ़ी शांति प्रिय राजा थे। और हुन्स जो थे ना, बेसिकली कौन है हुन्स? हुन्स शेपर्ड्स है। शेपर्ड्स मतलब कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि यूरोपियन साइड से, जो कि ये आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे आप अगर सीधे चले जाते हैं, ताजिकिस्तान, उधर अफ़गानिस्तान या ऊपर मंगोलिया, और इधर से जो शेपर्ड्स ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि जैसे कि पाकिस्तान से अभी ये जो लोग आके पहलगाम में अटैक किए, तो ऐसे ही वो कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो आकर इंडिया को क्षतिग्रस्त करते थे। ठीक है, प्लान्ड अटैक, टेरर अटैक्स करते थे, तो ऐसे थे। और यही तो होता है राजा का एक रूल या पावर। ठीक
ठीक है, स्कंदगुप्त ने उनको एक ऐसा मजा चखाया। याद रखिएगा, हुन्स के अटैक को किसने बाइफरकेट किया, मतलब या किसने मात डाला? स्कंदगुप्त। ये एक राजा हुए एकदम लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त ने हुन्स को एक ऐसा सबक सिखाया कि आने वाला आधा शताब्दी तक, याद रखिएगा, आने वाला आधा 50 साल तक किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ था, ठीक है ना, कि गुप्ता डायनेस्टी को कोई हाथ भी लगाते, ठीक है। नो सी देन यू हैव लेटर गुप्तास मतलब इसके बाद भी तो कोई वंशज होंगे, इनका पुत्र, इनका जो है बेटा होगा, उनका भी बेटे होंगे, उनका भी 2 बेटे होंगे, उनका भी 2 बेटे होंगे। ऐसे करते करते नहीं, इनके बाद में कोई ऐसा महान रूलर नहीं बन पाया, क्योंकि रूलर की महानता तब सिद्ध होती है जब वो 3 चीज़ करे। मैं फिर वही बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, टेरिटोरियल एक्सपेंशन और पॉलिसीज में बदलाव, प्रजा के लिए काम करना, ये सारा चीज़, और उसका एक अच्छा पकड़ होना चाहिए उसके टेरिटरी पे, है ना। लोकल गवर्नेंस में भी आपको देखने को मिल सकता है। इतना सारा कुछ अगर कोई राजा कर लेता है, ही नीड्स टू बी मल्टी टैलेंटेड। इफ ही इज नॉट, ही शुड हायर पीपल टू बी मोर टैलेंटेड देन हिम। तो गुप्तास डायनेस्टी में वैसे वो कुछ बने नहीं, ठीक है ना। जैसे आपको याद रहा होगा कि 9 जो है अपना मिनिस्टर्स रखे थे गुप्तास पीरियड में, ठीक है, तो वैसे ही इनको भी मिनिस्टर्स रखने चाहिए थे। खैर, तो ये हुआ उसका सक्सेशन हायरार्की। मैं आपको थोड़ा इन डिटेल पढ़ाया हूँ, ठीक है। आपने यहाँ तक तो समझ लिया ना आप सभी? चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए, समय लगेगा, समय दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप देख लिए 60 to 80 मार्क्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो आपके ऊपर है चॉइस, है ना। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है, नो टाइम पास, ओनली कंटेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का यह अर्थ है कि एक जगह में कैसे कोई काम को मैं चलाता हूँ, या अपना टेरिटरी को मैं कैसे गवर्न करता हूँ, अपना टेरिटरी के अंदर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैं हैंडल करता हूँ, मैं अपनी सिटी को कैसे चलाता हूँ, है ना। तो इतने सारे चीज़, जो रियल मीनिंग है वो यहाँ दिख रहा होगा। ऐसे किंग राजा जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है अपने टेरिटरी में, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी। नाउ किंग हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ये मतलब मिनिस्टर्स रहते हैं, मंत्री रहता है, फिर सेनापति रहता है। सेनापति मीन्स आर्मी चीफ, ठीक है, दोनों तरफ से चाहिए। मंत्री इसलिए पॉलिसीज बनाओ, सेनापति इसलिए टेरिटरी का रखवाली करो। नो सी, नाउ यू हैव एम्पायर डिवाइडेड इनटू भुक्तीज, जैसे प्रोविंसेस, फिर विशास, डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे अभी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही अभी यूनियन टेरिटरीज को याद आया कि हम लोग जब भी इंडिया पढ़ते हैं तो इंडिया में अपन 29 स्टेट्स या 28 स्टेट्स को ही कंसिडर करते हैं व्हेन वी सी इन द मैप। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान, ये पुडुचेरी, ये सब भी हमारे इंडियन मैप को कंस्टिट्यूट करते हैं। ये जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये हमारा इंडियन मैप में आता है। वी ओन दिस। क्यों आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो? स्कूल्स में मैं देखता हूँ आजकल इंडियन मैप बनाइए, तो भाई इंडिया मैप बना दिए और भारत को, हाँ कोई लक्षद्वीप और अंडमान बना देता है, या तो आधे लोग भूल भी जाते हैं, है ना। आप सभी बताइए मालदीव्स कहाँ पे है? लक्षद्वीप के ऊपर, है ना। नौसी विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पंचायत। देखिए उस समय ब्रिटिशर्स हमें बताते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हमको इंग्लिश पढ़ाने आए, ये सब ये 2000 कौड़ी के लोग, ठीक है, 2000 कौड़ी इसलिए अपने आप को ज़्यादा ओवर सिविलाइज्ड मानने वाले हमें बताने आए। हाँ, हमारा जो लोकल फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में था, ठीक है। हमें बताने आए कि हम तुमको सिखाते हैं कि कैसे चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। 2000 कौड़ी के लोग हमें सिखाने आए। बहुत रेस्पेक्ट क्रिश्चियनिटी को हाथ जोड़ के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमें सिविलाइज्ड बनाने के फॉर्म में रिलीजियन एस्पेक्ट, जो हिंदुइज्म, ये धरती ने हिंदुइज्म को जन्म दिया है, ठीक है। बाकी सारे रिलीजन बाहर से आए हैं, ठीक है ना। और इसको जो एजुकेटेड लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, वो समझते हैं कि बाबर आए फरगना से, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, 1206, 1707, तो आए ना, दे केम, हिंदुइज्म यहाँ से बना है, क्रिश्चियनिटी केम, है ना, बुद्धिज्म यहाँ से है, पूरा उसको ऐसे धारते जी, सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट है। लेकिन ये वहाँ से आए और हमें बताए कि हमारा जो चीज़ है वो सही नहीं है, तुम अडॉप्ट करो, तुम इसको अपनाओ और यही सुप्रीम है
है ना। तो यह चीज़ सही नहीं है। आपका अपना मत हो सकता है, मेरा अपना मत हो सकता है, इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन एंड रूलिंग है ना। इसका यह मतलब थोड़ी है कि जाके भाई ख़त्म कर डालो रूलिंग को या अपोजिशन, नहीं, दोनों अपनी जगह में सही है। अपोजिशन इज़ कि हर समय क्वेश्चन कर पाए, रूलिंग पार्टी का अपना दबदबा ना होने दें। रूलिंग पार्टी का यह है कि वो जीत कर आए हैं और अपना पॉलिसीज़ को निपटाएंगे। इसीलिए तो लॉज जो पास होती है वो मैक्सिमम वोटों पे पास होती है, आगे लोकसभा, फिर राज्यसभा, देन फाइनल साइन ऑफ प्रेसिडेंट, फिर रिव्यू के ऑप्शंस भी है ना वो डिसीजंस का। तो ये चीज़ ऐसे चलता है, एक जगह, एक सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलते हैं ना सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए, थोड़ा जनरल नॉलेज भी हो गया। ठीक है, आप सभी मेरे से अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। 100% राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप जना सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का यह तात्पर्य था कि 2000 कौड़ी के ये बहुत ही चालाक इंसान आकर हमें ये समझाए कि हिंदुइज्म सही नहीं, तुम क्रिश्चियनिटी को मानो, हैं, तुम आओ अपना फैलाओ, अच्छी बात है, दूसरों को गलत तो ना कहो, है ना। यह चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ना उसकी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना बढ़िया है। अभी देखिए हर चीज़ है, टेम्पल भी है, मॉस्क भी है, चर्चेस भी है ना, गुरुद्वारे भी है ना, बुद्धा मोनेस्ट्री भी, कितने अच्छे से चल रहा है। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए था आगे, है ना। ये कहते कि हमने कॉलोनाइज किया, अरे यार लोकल पंचायत हमारे गुप्त डायनेस्टी से चले आ रहे हैं, गुप्त डायनेस्टी से, तुम हमें क्या बता रहे हो। और इसका ऑथेंटिक प्रूफ भी है, किताबों में लिखा हुआ है यार। जो चाइनीज पिलग्रिमेज यहाँ आए थे ना, वो जाके पढ़ो जाकर, 2000 कौड़ी के टको, है ना। जाके चाइना में जाके वो बुक्स को, स्क्रिप्ट्स को एंड ये करो। वो तो कुछ डेसिपरेटेड स्क्रिप्ट्स नहीं है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नहीं पढ़ पाओगे। 2000 कौड़ी के टको। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी मिलिट्री एक्सपेंशन पॉलिसी। जय हिंद। 4 फोल्ड आर्मी, ओह माय गॉड। इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट्स, देख रहे हो यार। इन्फेंट्री मतलब कि जो चलती हुई सेना है, कैवलरी मतलब जो घोड़सवार सेना है, एलिफेंट्स जो हाथी के ऊपर बैठे हैं, चैरियट्स मतलब कि वो जो घोड़ मतलब कि उसका जो ये बना रहता है ना। आपने अगर कृष्ण जी को कभी देखा ही होंगे, ठीक है ना, मूवीज़ में या भागवत गीता में, तो वो एक घोड़ा के ऊपर जो एक बहुत अच्छा बैठने वाला जो जगह बन के रहता है उसको चैरियट्स कहते हैं। ठीक है, जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं या जो सेनापति होते हैं, जो लीड करते हैं, जो मैनेज करते हैं एक वॉर के एक छोटे से टुकड़ी को, वो चैरियट्स में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको एक ओवरव्यू चाहिए होता है अपनी सेना का। ठीक है, तो नाउ सी समुद्रगुप्त यूज्ड वॉर प्लस डिप्लोमेसी। देखिए यही चाहिए, ये नहीं चाहिए मेरे पास बल है, बाहुबल है, मैं लड़ जाऊँ, नहीं। डिप्लोमेसी मतलब कि उनको पता रहना चाहिए कि मेरी ये 5-10 लोगों से ही लड़ाई है, तो मैं क्यों ना इन 5-10 लोगों से डायरेक्ट जाके बात कर लूँ या डायरेक्ट अपना पॉलिसीज को बता दूँ, है ना, और उनको अपने में संभाल। आप समझते हो ना, समझ रहे हो ना चीज़। ये नहीं कि भाई मैं जाकर लड़ जाऊँ, ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली जाओ, बात करो यार, अपने टेरिटरी में ले लो, क्या दिक्कत है, वो तो आपके साथ ही रह रहे हैं, है ना। कंटेम्प्रेरी किंग्स तो ऐसे ही आप अपने में मिला के अपना टेरिटरी को बढ़ा सकते हो ना, थोड़ी लड़ के बढ़ेगा। अभी का अभी का ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जो चलता है, इन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि लड़के फालतू कोई प्रॉब्लम, मतलब कि कंटेम्प्रेरी साथी में रह रहे हो तो लड़के क्या फ़ायदा है। जाके पर्सनली बात करो, अपने मत विचार को साथ में रखो और सिंपल एक डेवलपमेंट का एजेंडा को लेके आगे बढ़ो, खत्म। लड़ना थोड़ी है एंड गोल, डेवलपमेंट एंड गोल है ना, डेवलपमेंट एंड गोल है। नाउ चंद्रगुप्त डिफीटेड वेस्टर्न साकास, है ना। अब देखिए छोटे छोटे टुकड़ी में पनप रहे थे कुछ बड़े बड़े राजा, वो छोटे छोटे टेरिटरी का किंग्स बन गए। अब अगर मेरे को टेरिटरी को एक्सपेंड करना हो तो उनसे भी तो लड़ना पड़ेगा जी, लड़ना पड़ेगा कि नहीं। ये जो मालवा का रीजन है, गुजरात का रीजन है, यहाँ पनप रहे थे, यह पनपना इज़ अ वेरी बैड वर्ड, बट यहाँ डेवलप हो रहे थे ये साकास, तो उनको चंद्रगुप्त जी ने हराया। फिर ये गुजरात और मालवा सिंध का जो रीजन है, इनको फिर अपने कब्जे में किया, और यहाँ का जो डॉकयार्ड्स है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा लोथल, सुतका, गेंडोर, ये सब चीज़, तो ये जो यहाँ का जो डॉकयार्ड्स है, इनको लिया को अपने कंट्रोल में लिया, पोर्ट्स को। फिर वहाँ से ट्रेड एक्सपेंड किया। ये रेवेन्यू सिस्टम, क्या है रेवेन्यू, कैसे वो अपना सिटी या अपनी टेरिटरी को डेवलप की। ये टैक्स ही तो है, टैक्स ही तो देश चलता है। विदाउट टैक्स थोड़ी भाई एक दिन का इधर से उधर नहीं होगा गवर्नमेंट के अंदर। अगर पब्लिक पैसा ना दे तो इसका घमंड भी नहीं करना है, लेकिन इस चीज़ को मानना भी जरूरी है, ठीक है, कि हमारे पैसे से गवर्नमेंट चलती है, ठीक है।
और हम जो है हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। बहुत ज़रूरी है, हम रहना चाहिए अपने लीडर के प्रति, अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनके प्रति, लेकिन तुम्हारी भी तो एक डिग्निटी है, उसको क्यों क्षतिग्रस्त कर रहे हो, है ना। हम हमारे वजह से जीत रहे हैं वो लोग, और इसका मैं काफ़ी सम्मान भी करता हूँ। रेवेन्यू सिस्टम, मेन इनकम केम फ्रॉम लैंड टैक्स, भागा 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। अगर आप 100 किलो गेहूँ उगा रहे हो, ठीक है, तो आपको 1.8 देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये था 1.85 आपको देना पड़ता है। नौ सी अगर 60 किलो गेहूँ उगा रहे हो तो भाई 10 किलो देना है, खत्म, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अदर टैक्सेस, भोगा, करा एंड हिरण्य, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी था, मेरे को कहीं याद आ रहा है, वो एक्स्ट्रा एक टैक्स लिवरेज होता था, मतलब कि एक्स्ट्रा एक और टैक्स देना पड़ता था, ऊपर वाला एक टैक्स था, वो मैं पढ़ाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। जैसे लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, यही चीज़ मैं आगे पढ़ाया ना, आगे बताया ना श्रीगुप्त, आगे आते हैं, यहाँ से देखिए लैंड ग्रांट्स, देख रहे हैं। और ये किसको दिया गया? ब्राह्मण्स को दिया गया। क्यों दिया गया ब्राह्मण्स को? क्योंकि ब्राह्मण्स नॉलेज का विकसितपन करते थे और वो कंसिडर होते थे हायर कास्ट में। मैं भी एक ब्राह्मण से ग्रुप और फैमिली से आता हूँ, ठीक है। हमारा जो है, जो हायर केल कुछ ऐसा समझ लो, हमारा गोत्र वगैरह तो ऊपर सांडाल, गिरिपुड़ी, भारती पर्वत, ऐसा चली आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ सही है या गलत है, रिजर्वेशन कास्ट सिस्टम, मैं इस पर अभी डिबेट नहीं करना चाहता, कभी और डिबेट करेंगे। एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। सही क्यों है मैं डिबेट करता हूँ खुद से ही, लेकिन ठीक है। इसमें गलत यह है कि जो नीचे जात की जो व्यक्ति विशेष हैं, तो क्या उनको सही ढंग से रहने का क्या हक नहीं था आगे? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है ना। क्या उस वर्ग की सोसाइटी इंटेलेक्ट नहीं हुए? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इंटेलेक्ट नहीं हुए जो हमारा संविधान लिखे? ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है कि इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मंडल कमीशन वगैरह वगैरह, तो ज़रूरी था, हुआ भी, कई हद तक गलत भी है, क्योंकि फिर जनरल ओप्रेस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और फिर काफ़ी रिलीजियस एस्पेक्ट भी इससे जुड़ा हुआ है। यही ना बुद्धिज़्म रोल अपना प्ले किया कि जहाँ हम लोग निचले कास्ट के व्यक्ति को टेंपल में एंट्री नहीं करने देते थे, वहीं बुद्धिज़्म आकर उस चीज़ को अडॉप्ट किया, कहा कि मैं सबको सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सबके लिए दरवाजे खोले, और बुद्धिज़्म ने इन सारे वर्ग के पीपल को एक्सेप्ट कर लिया। इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर बेस्ड, फर्टाइल गंगा प्लेन, गंगे के किनारे आराम से खेती होती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्टिव इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड विद रोमन एम्पायर एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जैसे मैंने कहा, ट्रेड काफ़ी तगड़ा था। गोल्ड कॉइन्स दिनार शोज वेल्थ स्पेशली अंडर समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त। ये भारत के जो गोल्ड कॉइन थे उसको दिनार कहा जाता था। गिल्ड्स, श्रेणीज, कंट्रोल क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ठीक है। कुछ वर्ग के जो सोसाइटी थे, आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन थे, जो अपने क्राफ्ट्स को बनाते थे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ना उसे एक्सपोर्ट करते थे। सोसाइटी एंड रिलीजन, वहाँ का जो सामाजिक तत्व और धार्मिक तत्व क्या था? वर्ण सिस्टम वो लोग फॉलो करते थे। वर्ण जैसे बुद्धिज़्म, वैश्यास, क्षत्रिय, शूद्र, है ना, तो ये फॉलो करते थ्रू फ्लेक्सिबल, उतना स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं थी। सपोर्टेड हिंदुइज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म। वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु भगवान का जो समर्पित है, जैसे इस्कॉन हो गए, जो हरे कृष्ण वाले हमारे तरह कुछ हो गए, और कुछ शैविज्म, एंड जो पूरा ही ज़्यादा डिवोटेड है ना। टॉलरेटेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, टॉलरेटेड का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। क्यों यूज़ किया गया आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक जगह सपोर्ट हो रहा है तो एक जगह टॉलरेट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अप्रेस हुआ, अप्रेस नहीं हुआ है, टॉलरेट हुआ। वुमेन एंजॉयड सम फ्रीडम बट पैट्रियार्की इंक्रीज्ड। आज के डेट में भी अगर कोई फीमेल चाइल्ड है फैमिली में, आई अप्रिशिएट अगर उसे फीमेल के रूप में ट्रीट किया जाता है। नहीं तो ज़्यादातर केस में मेरे घर में भी जो मेरी बहन है उसको कभी कभी मेरी माता जी बेटा बेटा करके बुलाती है, कि यहाँ आ जाओ बेटा, वहाँ चल जाओ बेटा। सो क्योंकि वो पैट्रियार्कल एस्पेक्ट है, वो अभी भी डोमिनेटेड है अपना सबकॉन्शियस में। क्यों? क्योंकि वहाँ से आ रहा है वो चीज़, समझ रहे हो, वो वहाँ से चलते हुए आ रही है चीज़। ब्राह्मण्स गेंड पावर ड्यू टू लैंड डोनेशन, ऑफ कोर्स जिसके पास आज के डेट में एसेट है, ही इज़ द विनर, आई एम सॉरी टू से, यस। एंड वन मोर थिंग, ग्रेटेस्ट एसेट इज़ आवर माइंड। एनीवेज, ये जितना सब भी है ना, सब कुछ एक दिन में आ सकता है। अगर आपका एसेट पे आप काम कर रहे हो तो दैट इज़ योर माइंड, बाकी सब एनपीए हो जाएगा एक समय के बाद। एनीवेज, एसेट पे फोकस करना है। आर्टिकल्चर,
आर्किटेक्चर एंड साइंसेस। आर्किटेक्चर मतलब कि डेवलपमेंट, इमारत बनाना, है ना, बिल्डिंग स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना जिससे कि लोग बस सके। साइंस का विकसितपन होना। नाउ सी, यही तो चीज़ है सुश्रुत नगर। नाउ सी, संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड किसकी वजह से? कालिदास एंड विशाखादत्त। देखिए, कालिदास सबसे मूर्ख व्यक्ति सबसे चालाक क्यों हो गया? हम ऐसे कहानी सुनते हैं कि ये काफ़ी मूर्ख राजा, मूर्ख एक व्यक्ति, सामान्य से व्यक्ति थे। तो एक बहुत सुंदर रानी थी। उन रानी के शायद जो फादर जी थे वो शायद एक्सपायर कर गए थे। मैंने कुछ ऐसा सुना है, ठीक है, टूटा फूटा कहानी है, तो आप सभी को सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है कि उनका स्वयंवर रचा जाना था। तो उसे कहा गया था कि काफ़ी देश विदेश से अच्छे अच्छे राजा आएंगे, उनसे आपका विवाह कराया जाएगा। तो इनके जो मंत्रिमंडल में जो सब थे वो देवर वेरी चालाक। तो सोचे कि सबसे मूर्ख व्यक्ति से इनका विवाह करा देते हैं कि ये जो रानी है अपने सारा जीवन एक मूर्ख व्यक्ति के साथ रहे ना। कालिदास, ही वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री जिसके ब्रांच को खुद ही काट रहे थे। तो वो मिनिस्टर स्पॉट कर ली कि हाँ, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है जो वही डाल को काटे जिस पे वो बैठा। तो ऐसा इंस्टेंस हुआ कि फिर उनसे ब्याह करा दिया गया। उसके बाद तत्पश्चात रानी को फिर पता चला, उनके एक्शन से पता चल जाता है ना, अब बात करने के तरीके से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके वर्किंग से कि आप एक्चुअली में कैसे व्यक्ति हो, आपका अंदर का कैसा है वो दिख जाता है, छिपता नहीं है, किसी से नहीं छिपता है। तो कालिदास फिर काफ़ी मूर्ख जैसे हरकत करते थे। तो एक दिन कुछ तो ऐसा हुआ, आई कांट रिकॉल नाउ एट द वेरी मोमेंट, कि कालिदास को काफ़ी बुरा लग गया उस चीज़ से, ठीक है। तो फिर वो अपने पत्नी को टाटा बाय बाय कहकर फिर निकल पड़े अपने अपने ज्ञान विकसित करने के स्पिरिचुअल जर्नी पे, है ना। स्पिरिचुअल इन द सेंस कि मेडिटेट करने के लिए, अब ज्ञान को जानने के लिए। देन ही बिकेम वन ऑफ द फाइनेस्ट intellectual person ever created, self-made in this universe. There are so many, but one of the, है ना। तो ये कहानी था कालिदास की तरफ। नाउ सी, टेम्पल्स, दशावतारा टेम्पल दियोगढ़ में, यार दियोगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पॉट है। देन भीतरगांव कनिका टेम्पल, ठीक है। तो ये सब है, पता नहीं, ये सब देख के मेरे को काफ़ी कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ विराम चाहूँगा क्योंकि मेरे को पढ़ाना भी है। स्कल्पचर्स, फाइन बुद्ध स्टैचूज, सारनाथ टेम्पल, सारनाथ बोधि टेम्पल, ठीक है, ये बनाया गया। अब देख लो, स्कल्पचर्स बुद्धा के उस पर बनाया गया, एस्ट्रोनॉमी मैथ्स, आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई का वैल्यू खोज किया। पाई वो इकाई है जिससे आप एक सर्कल का पेरीमीटर या एरिया का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 जो भी है, तो वो निकाले थे बहुत प्लेस के बाद। फिर जीरो का खोज की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या जी, कहिए। लेकिन मेरा कंट्रोडिक्शन ये होता है इस चीज़ से, ना आर्यभट्ट जी खराब माने, ना भारत का कोई व्यक्ति विशेष मुझसे खराब मांगे। मैं कभी ये शॉर्ट्स में देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम अपने रामायण में यह पढ़ते हैं कि रावण का 8-10 सर था, 10 भुजा थे। तो उस टाइम उसको कौन काउंट किया होगा कि रावण का 10 भुजा थे, 10 सर थे, है ना। जब जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया है तो दिस इज़ अ कंट्राडिक्चुअल फैक्ट, बिकॉज डिबेट तो इसी पे चलती है। या डिबेट का क्या मतलब हुआ कि आप कोई लॉजिकल एस्पेक्ट काटो। एनीवेज, मैं कोई भी मेरे से कोई भी गुस्सा मत होना, ठीक है। मैं पढ़ाने के इस लहजे से कह रहा हूँ, मैं विरोध के लहजे से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी, हेलियोसेंट्रिज्म, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है कि वो जो हबल टेलीस्कोप वगैरह कहते हैं ना कहीं हमने प्लानिटरी मूवमेंट्स और अपना जो सन है या पृथ्वी है अपने एक्सेस पे घूमता है और फिर रेवोल्यूशन करता है, फिर 365.4 डेज होते हैं, 0.5 डेज होते हैं। तो ये कौन कहा है भाई? आर्यभट्ट जी ने, प्लानिटरी मोशन आर्यभट्ट जी ने, है ना, कि जो मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर, ये आर्यभट्ट जी ने। कहाँ कॉलोनियलिज्म आ गया है 2000 तक? वो क्या यार, हमने बताया है पूरे वर्ल्ड को, हमने, जी हाँ हमने। ये देखिए, हमारा तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप जानो तो इसके बारे में सही कि इसके अंदर बताया क्या गया है। 100 ये उपनिषद हैं, क्या है इसके बारे में, है ना, जानो तो सही। सामवेद, पूरा का पूरा वेद बताया गया, म्यूजिकल ये इसके बारे में, सारे गामा पाधा निसा, है ना, डोरे मीफा सोला टी दो, कौन बताया? नौवा निकाल के दिखा दो, मान जाओ मैं। तो
इतना मतलब कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। अगेन मैं कह रहा हूँ, स्टडीज़ को रिलीजन से हटा देना चाहिए। ये लिखा गया इंडिया में, इंडिया भारत में, ऐसे आप रिलीजन से मत जोड़ो। अगर ज्ञान का विकसितपन होना चाहते हो, रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। लेकिन खुद का भी एक आइडियोलॉजी है, आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसको आपको संग रखना है। वो आपका पर्सनल लाइफ है जिसमें आप रिलीजन को मान सकते हो, ठीक है। मैं भी मानता हूँ। नाउ सी मेडिसिन, सुश्रुत संहिता, समझ रहे हो? ये जो अपना जो फादर ऑफ सर्जरी जिसे कहा जाता है, यही तो है, यही है जी। इंडिया को हमने सिखाया। ये कहाँ से 2000 कौड़ी के इंसान आके सिखा रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी, ये लिप्स ग्लो करो, ये 2000 तक लोग सिखाते हैं। और फिर ब्यूटी, कोरियन घंटा, इंडियन ब्यूटी, यार कहाँ का बीटीएस है ना? यस, कहाँ का बीटीएस? इंडिया में रहना यार, तुम लोग क्या क्या। एनीवेज, नो ऑब्जेक्शन। गुप्ता एज है ना, क्लासिकल एज ऑफ इंडियन कल्चर। इंडिया क्यों थी सोने की चिड़िया? यार ये लोग बनाए इंडिया को सोना। आर्यभट्ट जी, ये हैं कालिदास जी, चाणक्य जी, ये हैं यार यहाँ के इंडिया को सोना। इसीलिए तो कहते हैं, अभी मैं मतलब शशि थरूर का वो पूरा स्पीच मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। दे प्लंडर्ड अस, पूरा एग्जैक्टली इंडिया को लूट के गए हैं ये 2000 कौड़ी के इंसान, भीख मंगो एकदम डैश कहीं के। हिस्टोरियंस से ये प्रूव करा दिए कि इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पुअर है। यहाँ पे कोलोनियलिज्म के नाम पर आके बॉम्बे टू ठाणे 1853 चलाकर जो है पूरा अपना लूटने का एकदम पूरा प्लान कर इंडिया को लूट कर एकदम तहस नहस कर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन को जीरो पर लाकर बहन ये 2000 कौड़ी के टके हमको बताते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड। $1 इक्वल टू 2000 टकों, 85 रुपीज़ डैश 85 रुपीज़। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। 2000 कौड़ी के टकों। एनीवेज, Fahim came from China during Gupta tourism. Based peaceful rule. ये लोग बहुत बड़ा सही थे यार, चाइना के लोग बहुत बड़े सही। क्यों? ये तो ह्यूम सियांग आए, फिर ये फाहिन आए, ये लोग बहुत रैशनल माइंडसेट के थे यार, बाइस्ड नहीं थे, रैशनल। सीखने की इच्छा से, जो बंदा सीखने की इच्छा से आया है ना, वो सीख कर जाएगा। जो बाइस्ड माइंडसेट के साथ आया है ना, वो चुन के वही सीखेगा जो उसके आइडियोलॉजिकल चीज़ को सपोर्ट करता हो। वो कभी अपने खिलाफ कोई बात को ले ही नहीं सकता है जब तक वो रैशनल ना हो। सी माइल्ड पनिशमेंट्स इन प्रॉस्पेरिटी। ये वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ऐसी हंसी मजाक के साथ आप पूरे वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है। आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट काफ़ी क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आप सभी को, ठीक है ना। सी कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, कैसे डिक्लिनेशन होम्स का। लेकिन स्कंदगुप्त की बात, किसी का माई के लाल में दम नहीं था, ठीक है, कि इंडिया को है ना ये कर पाए। लेकिन स्कंदगुप्त के जाने के बाद उनके जो पुस्त हुए वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए, है ना, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे इसी माई के लाल, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं माता को टारगेट कर रहा हूँ, कतई यह मतलब नहीं है। मैं पूरा सम्मान है माता जननी, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज हो चुका है, समझ रहे हो ना। मुझे काम करना है काफ़ी अपने ऊपर ना। सी वीक सक्सेसर्स, लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू एक्सेसिव लैंड ग्रांट्स। यस यार, दानी तो बनना है। मेरे पिताजी कहते हैं खाने को कपड़ा नहीं, देने को दान। यह अर्थ है कि आई डोंट हैव मनी येट आई स्पेंड मनी एंड लेफ्ट विद अ पेनी। तो यही है कि मैं दानवीर तो हूँ, लेकिन खुद के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे? तो है ना, अभी के जनरेशन में सोच तगड़ा होने से नहीं होता है, आपको यार सपोर्ट भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। विदाउट सपोर्ट, है ना। In my old days also, someone great leader in the city at a conclave. Without Godfather, you can't do anything. Godfather means Godfather. That's it. Blood relation, है ना, brick to brick. That's it. इलॉन मस्क का मैं देख रहा था, वो यार कॉर्निश, ये क्या नाम है, रोल्स रॉयस से स्कूल जाते थे, कम ऑन, है ना, ऐसे। लेकिन मेहनत भी है, मेहनत। धीरू भाई अंबानी के बाद अपने मुकेश भाई जी, क्या समझते हो, कम पढ़े लिखे हैं? केमिस्ट्री यार, IIT बॉम्बे भाई, पढ़े लिखे लोग हैं ये, डैश मत समझो अंबानी को। वो मोटे अपना उसका जो बेटे हैं ना, उनको देखकर वो कम मत समझो, पढ़े लिखे हैं दोस्त। तो मेहनत तो हर जगह करना है, लेकिन सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग। एनीवेज, है ना, सुन के अजीब लगा ना ये चीज़। पैसे कमाया जा सकता है, लेकिन अपना
मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ना, मोनोपोली तो उससे ही क्रिएट होगा। एनीवेज, बट बाई इंटेलेक्ट वो भी कर सकते हो तुम। डिक्लाइन इन ट्रेड विद द वेस्ट, ये एक चीज़ है डिक्लाइनेशन का, कि अगर आप टेरिटरी को चारों तरफ से अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका टेरिटरी का विनाश होना निश्चित है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अब देखिए, मैं खान सर का एक वीडियो देख रहा था, यह वीडियो बनाने के जस्ट आगे, बहुत ऑनेस्टी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था किसी को सुनो यह बोलते हुए कि मैं गुप्त साम्राज्य से बिलोंग करता हूँ, किसी को यह सुना बोलते नहीं, तुम ये सुनियो कि मैं महाराणा प्रताप के वंशज से बिलोंग करता हूँ, मैं राजपूताना के संपद से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, मैं बंगाल से आता हूँ, है ना, मैं पूरा सम्मान है इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत नहीं है। गुप्त डायनेस्टी के अंदर तो सब आते थे यार, सब आते थे, कहाँ बंगाल, कहाँ यार, आज बिहार बोलने में शर्म आती है अपने। पाटलिपुत्र जिसका कैपिटल था, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ अखंड भारत, and then you all people are discriminating as Biharis, come on, no yaar, it should not be, we all are damn Indians, damn Indians, damn Indians, don't categorize us on the basis of where our roots are. Yes, it's our personal ideology, which is a very significant thing, which should be very near and dear to us, but it should not be the way which people denote us. We are Indians, and I personally I'm born in Bengal, I am born in Kolkata, so yes, kindly don't do that. Anyways, I faced this on very big offices. I could name the exact time, the exact date, and the exact location because I note everything. Anyways. Now see, full respect to everyone, every administrator, everyone. No, causes of declination यही है, ये अपना जो significance रखना है कि भाई बंगाल में हो तो बंगाली बोलो. Yes, I speak Bengali, write, even talk. I know Nepali, write, talk. I know Hindi. I understand Punjabi. What is the issue? We should have the thought of inclusiveness. We should have the thought of acceptance, not to be dominant enough to rule. मोनार्की नहीं चाहिए यार, एक्सेप्टेंस वाली चीज़ चाहिए, है ना? क्यों ग्रोथ नहीं होती? इसी असामाजिक तत्व की वजह से, इसी असामाजिक तत्व। ये आप एक्सेप्ट करो ना, सीखो, यू आर फ्रॉम डिफरेंट, ये अच्छा इसको तुम अडॉप्ट करो, सीखो, टाइम दो, 1 साल का टाइम दो, 2 साल का टाइम, सीखो, एग्जाम लो, तुम यहाँ पे हो ठीक है, 6 महीने में तुमको एग्जाम देना है, मैंडेटरी कर दो हर स्कूल में, खत्म बात, गई, ऑप्शनल। मेरे भी क्लास 8 में बंगाली था, मैं 100 में 55 पाया था, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ होती है डिक्लिनेशन का। देखिए वो काल से अभी तक डिक्लिनेशन का यही चीज़ रहा है, ये आपस में बांट लेना, तुम हिंदू भाई तुम मुस्लिम, एकदम मत मिलो। क्या डैश चल रहा है यार, क्या डैश चल रहा है, डैशपंथी है। एनीवेज एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ कौन थे यार? एनीवेज इंडिया का विभाजन, ये जिन्ना 1 नंबर का बड़ा इंसान, जवाहरलाल नेहरू ये भी 1 नंबर के बहुत बड़े इंसान थे। सबसे बड़ा इंसान वो जो कश्मीर पे वो साइन नहीं कराया, वो तो उससे ही बड़ा इंसान है ना। आपको याद रहना चाहिए, हैदराबाद और कश्मीर दोनों की स्थिति बराबर थी। क्या लाठीचार्ज हुआ था हैदराबाद में? कैसे हैदराबाद फिर इंडिया का पार्ट बना, इंटीग्रल हिस्सा बना? सोच कर देखो कहाँ गलती हुई है अपने से। एनीवेज, नो सी लेगेसी ऑफ गुप्ता एम्पायर, मॉडल ऑफ आइडियल किंगशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आइडियल किंगशिप मतलब एक राजा, एक व्यक्ति, एक विशेष, लेकिन साम्राज्य में मिनिस्टर्स का आइडियोलॉजी को रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना, उसके पॉलिसीज़ को निरीक्षण करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये था उस पीरियड में। यार लेगेसी मतलब तुम एक छाप छोड़ दियो मेरे भाई, छाप छोड़ दियो, है ना। ऐसा नहीं कि 50 साल ब्रांड चला है फिर ख़त्म, वो तो होना ही है जब तक लेगेसी नहीं छोड़ोगे। बैरियर्स कहाँ है तुम्हारा? कोई बैरियर नहीं है, इंटेंशनल। नेक्स्ट, इंस्पायर्ड लेटर रूलर्स लाइक हर्षा, चालुक्यस, राजपूत्स, हर्षवर्धना डायनेस्टी, फिर चालुक्यस, पांड्यस, ये फिर राजपूत्स, ठीक है। अपना छोटा ग्रुप्स बना लिए क्योंकि होना ही था, है ना। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म फिर सेंट्रलाइजेशन हो गया, छोटे टुकड़े में बट गए सब। यही ना, मैं राजपूताना से हूँ यार, राणा संभाजी महाराज, बहुत इज्जत, बड़ी इज्जत, बहुत तारीफ है, हिल्स में थे इसलिए जीते, बहुत सब कुछ एकदम छोटी का छोटी सपोर्ट है। आज मैं मुंबई एयरपोर्ट में शायद 2-2.5 साल, पता नहीं 4 साल हो गए होंगे, मैं गया रहा, तो बहुत अच्छा वो अपना जो है मूर्ति बना हुआ है, बहुत इज्जत। लेकिन
गुप्ता एम्पायर, आप समझ रहे, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। कहना पड़ रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहना पड़ रहा है ये चीज़। वी स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट्स येट वी आर टुगेदर, वाई टू यूज येट। ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म सेंट्रलाइज्ड हुआ छोटा छोटा, क्या समझ रहे हो, इससे देश क्या स्ट्रांग हो रहा है? नहीं हो रहा है। एनीवेज, फिर मैं पूरा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल को एकदम पूरा, ठीक है। मेरा ये पर्सनल आइडियोलॉजी है, मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कह सकता हूँ, कोई भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बात से कोई भी चीज़ को ठेस पहुँची हो, कोई भी चीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं अगर इन्फ्लुएंस किया हूँ, तहे दिल से ऑन स्पॉट माफ़ी मांगता हूँ। एनीवेज, ठीक है, फाइनल वन लाइन समरी नाउ सी। द गुप्ता एम्पायर यूनाइटेड नॉर्दर्न इंडिया, flourished through trade and culture, and left behind the legacy, the eternal, oh my god, what is the damn use of word by ChatGPT? Eternal legacy in Indian history. But no one remembers that we are from Gupta dynasty. No one remembers. मैं मौर्य समाज से बिलोंग करता हूँ यार। No one, सबको अपना अपना पड़ा है। मैं भी अपने आप को कहता हूँ यार, मैं बिहारी हूँ यार, born in Bengal, brought up in Bengal, roots are from बिहार, कहता हूँ अपने आप, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली बैठ चुका है। एक बिहारी 100 पे भारी, क्यों यार, क्यों? एक इंडियन 100 इंडियंस 100 दूसरे आइडियोलॉजी पे भारी, ठीक है। एनीवेज, पूरा सम्मान है बिहारी को, ठीक है। चलो, अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस पर एक मैं अपना मैसेज भी छोड़ रहा हूँ। एनीवेज, टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, फाइनल टॉपिक, ठीक है। चलो यार, काफ़ी बकवास हो गई, लेकिन मैं बकवास के साथ साथ आपको मैं ये पूरा चीज़ पढ़ाया, आप देख सकते हो पूरा स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। यहाँ ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये मेरा वीडियो पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि यह वीडियो 1 घंटे का हो चुका है। 100% पार्ट 2 में मैं ये कवर कराऊंगा, पार्ट 3 में रेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यह वीडियो मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो, किसी भी एक पर्सन को भी अगर यह चीज़ अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़िए।